सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्त श्री राम का। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th में चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। मैं पूरा कोशिश करूंगा इस चैप्टर को वन शॉट में ख़त्म कर दूं। इन केस वीडियो लेंथी हो जाएगा तो हम 2 वीडियो बना लेंगे और चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर लेंथी हो जाएगा तो फिर हम 2 वीडियो बनाने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी अगले वीडियो में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूँ, फिर भी आप अपनी तरफ से थोड़ी बातें बढ़ाता रहूँगा ताकि आप लोग अच्छे से आपको समझ में आ जाए, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो ग्रेविटेशन क्या है, कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। तो क्या है बेटा कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, इसको मोशन में लाना है तो मुझे एक फोर्स का नीड पड़ेगा ना। इसको मैंने सिर्फ फेंक दिया, फेंकने के बाद इसका डायरेक्शन चेंज करना है, इसका स्पीड चेंज करना है तो भी मुझे एक फोर्स का नीड पड़ेगा। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ तो भी मुझे एक फोर्स का नीड पड़ेगा, है ना बेटा। या जितने भी ऑब्जेक्ट हैं कहीं भी रहते हैं, हमेशा अर्थ पे आके गिर जाते हैं, तो ये कौन सा फोर्स है। ठीक बच्चों, या जितने भी प्लेनेट हैं वो सन के चारों क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई फोर्स लगा होगा कि बिना किसी फोर्स के तो ये रिवॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, ऐसी बेटा जितना जो मून है वो अर्थ के चारों चक्कर काट रही है, इसमें भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा है। तो एक आइजैक न्यूटन नाम के चचा थे, उन्होंने समझा कि क्या ये कौन सा फोर्स बार बार लग रहा है ना। तो इसके लिए उन्होंने जब डील किया, उन्होंने समझा, रिसर्च किया तो पता चला कि एक फोर्स हमेशा हर ऑब्जेक्ट पे लगता है, यानी कि यूनिवर्सली जो एक फोर्स है ये दुनिया में 2 ऑब्जेक्ट कहीं भी हैं, जैसे मैं हूँ और ये बेटा बॉक्स है, तो हम दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है बेटा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि दुनिया में 2 ऑब्जेक्ट, इस पूरे दुनिया में नहीं, आउटसाइड अर्थ स्पेस से कहीं बाहर भी, चाहे अर्थ के ऊपर भी, कहीं भी 2 ऑब्जेक्ट कहीं भी रहेंगे जिनमें कुछ मास होगा, जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो ग्रेविटेशन का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। तो जो न्यूटन थे उन्होंने बोला कि सारा जो फोर्स लग रहा है क्यों लग रहा है, उसी के बारे में उन्होंने जब स्टडी किया तो बहुत सारी बातें उन्हें पता चला। अब क्या क्या पता चलता है, अब हम वो लोग देखते हैं बेटा। यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि मैं क्या बताने वाला हूँ। अब ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन को देखते हैं। क्या कह रहा है न्यूटन, We know that the moon goes around the earth. An object when thrown upwards reaches a certain height and then falls downwards. यानी बेटा हमको पता है कि मून चारों ओर अर्थ के चक्कर काटता है। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकता हूँ या ऊपर से नीचे गिर के आता है तो हमेशा अर्थ की तरफ खींचा चला आता है। ठीक है, तो जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल के पेड़ के नीचे, तो उस पर एप्पल आके गिरा। अगर उस दिन एप्पल आके नहीं गिरता, कुछ और गिर मर जाता तो ये थ्योरी नहीं आता। फिर भी समझो, जब एप्पल आके गिरा तो क्या हुआ, न्यूटन सोचने लगा यार ये एप्पल आके क्यों गिरा है, ऐसा क्या चीज है अर्थ के अंदर जो हर चीज को खींच रही है, या मैं किसी चीज को ऊपर फेंक रहा हूँ तो वो नीचे क्यों गिर के आ रहा है ना। तो ऐसा सोचने लगा तो उसके मन में बहुत सारी थिंकिंग आई कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए। उसने बहुत सारी रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उसको पता चला कि ये जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाती है। जैसे इसने एप्पल पे फोर्स लगाया तो ऐसे ही जिसके मून चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है उसमें तो एक फोर्स लगा रही होगी, है ना। तो इसने ये चीज को समझा, समझने के बाद उसने क्या थ्योरी दिया। अब देखो बेटा थ्योरी क्या दिया कि जो ये जो मून है वो क्यों नहीं गिर जा रहा है, अर्थ में आके गिर क्यों नहीं जा रहा है, ये सब चीजें। तो उसने क्या किया बेटा, ये वाला एक्टिविटी करके दिखाया। एक्टिविटी में क्या था, उसने करके नहीं दिखाया, बस बता रहे हैं। एक लड़का है, इस लड़के ने एक धागे से एक पत्थर बांधा है, छोटा सा पत्थर बांध के उसको ऐसे घुमा रहा है, करके घुमा रहा है। जब एक सर्टेन स्पीड पे ये पत्थर घूम रहा है, समझ लो कि 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है, तो मस्त ये पत्थर घूम रहा है ना। लेकिन अगर आप इस धागे में थोड़ा सा भी स्पीड कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये गिर के इधर की तरफ गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा, कभी ऐसा करके देखना। एक पत्थर लेना, पत्थर को ऐसे घुमाना धागे में बांध के, एक स्पीड से घुमा रहा तो मस्त अपना घूम रहा है, लेकिन जैसे आपने स्पीड कम किया पत्थर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। सेम चीज यहाँ पे है। दूसरा चीज बेटा यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है, न्यूटन कह रहा है अगर इस पत्थर को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ करके घुमा रहा हूँ और मैंने धागा ऐसे बीच से काट दिया, तो जिधर से काटूंगा वैसे ये टेंजेंशियली मूव करेगा। अगर
मेरा पत्थर यहाँ पे था तो ये ऐसे मूव करते हुए, ऐसे टच करते हुए इसको सीधा निकल जाएगा। अगर ये यहाँ पे है मेरा ऑब्जेक्ट तो ऐसे टच करते हुए निकल जाएगा, यानी कि इसको छू के जाएगा। अब ये टेंजेंशियली क्या होता है ना, ये देखते हैं बेटा। अगर कोई सर्कल है, क्या है जी, कोई मेरे पास सर्कल है, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए अगर कोई लाइन पास करता है उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टेंजेंट। जैसे यहाँ पे वन पॉइंट को टच करते हुए चला गया, जैसे मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ, तो ये भी है क्या है, एक टेंजेंट है। अगर ये ऐसे है, ये भी क्या है, एक टेंजेंट है। वो सर्कल के अंदर से नहीं जाना चाहिए, सर्कल के आउटसाइड से किसी एक पॉइंट को कट करता है तो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, वो टेंजेंट कहलाएगा। इतना बात समझ में आया? तो इस डायग्राम को देखो और समझो क्या कहना चाहता हूँ मैं। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, a straight line that meets the circle at one and only one point is called a tangent to the circle. Straight line ABC is a tangent to the circle। यानी बेटा क्या कह रहा है, ABC पे ऐसे कोई मैं किसी पत्थर को घुमा रहा हूँ, ऐसे करके घुमा रहा हूँ, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जब आया ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे आया तो मैंने धागे को काट दिया, तो क्या करेगा, ऐसे टच करके ऐसे इधर निकल जाए, नहीं तो इधर निकल जाएगा। वो डिपेंड करता है किस पे, किधर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये बात समझ में आया? आप भी ध्यान से एक देखो, ऐसे पत्थर को लेके घुमाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, अचानक से उसको छोड़ दो तो जिधर छोड़ोगे उसी डायरेक्शन में क्या निकल जाएगा, वो उधर निकल जाएगा। तो यही कहना चाहता है न्यूटन कि जब अर्थ मून को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो मून उसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, तो क्यों नहीं गिर जाता है मून, किसमें, अर्थ के अंदर क्यों नहीं गिर जाता है? तो उसके बारे में पता चला कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है। कौन सा वर्क करता है बेटा, सेंट्रीपिटल। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सेंट्रीपिटल है कि सेंट्रीफ्यूगल है। आप लोग ध्यान रखो, फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब इसको मैं आप लोगों को पढ़ के समझाता हूं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, बिफोर द थ्रेड रिलीज द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ सर्टेन स्पीड। यानी कि जब तक हम थ्रेड को नहीं छोड़ते हैं तब तक से हमारा स्टोन मूव करता है सर्कुलर पाथ में। एंड चेंज डायरेक्शन एवरी पॉइंट, यानी कि हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। चेंज इन डायरेक्शन इनवर्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। यानी बेटा जब डायरेक्शन चेंज होगा तो मेरे पास क्या आएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी जब चेंज होगा तो फिर मेरे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। यानी कि ये जो फोर्स है उसमें कुछ ना कुछ क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। समझे दया, ऐसा कुछ करके गड़बड़ है। The force that cause this acceleration and keep the body moving along the circle path is called center। acting toward the center is force called centripetal force यानी center seeking force। यानी बेटा जो फोर्स सेंटर की तरफ खींच रहा है, किसको, जो धागा ऐसे मूव कर रहा है उसको सेंटर की तरफ खींच रहा है ना, टुवर्ड्स द सेंटर, वो वगैरह कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन सा फोर्स है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। In the absence of centripetal force, the stone flies off and along a straight line. This straight line will be tangent to the circle। अगर मैं centripetal force ना लगेगा तो क्या होगा, स्टोन ऐसे उस अर्थ के चारों ओर क्या करेगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको, टेंजेंट टू द सर्कल क्या कहते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता क्या होगा। अब देखो क्या है कहानी कि मून चारों ओर चक्कर काट रहा है अर्थ के, लेकिन गिरता क्यों नहीं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है बेटा, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि अर्थ के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसको खींच रहा है। ये मेरा अर्थ है और ये मेरा मून है, इसने सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स इसने खींचा, इसने भी खींचा, इन दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया क्लियर, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन हो गया। ठीक है बेटा, अब ये जो मून है और ये जो अर्थ है इनके बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जो इसको सेंटर की तरफ खींचता तो है सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन ये क्या करता है, बार बार इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। किसका, मून का। तो इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाता है और वो एक्सेलरेशन क्या करता रहता है, इसको ऐसे चारों ओर रिवॉल्व कराता रहता है सर, अर्थ के चारों। ये बात समझ में आ गया, नहीं समझ में आ रहा है बेटा, अर्थ है, अर्थ के चारों ओर मून चक्कर काट रहा है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर की तरफ खींच रहा है, किसको, मून को, लेकिन बार बार खींच, मून जो रिवॉल्व कर रहा है तो इसका बार बार क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से बेटा वेलोसिटी है, उसके बाद क्या आता है इसमें, एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इसको बाहर की तरफ क्या कर रहा है, मूव करा रहा है। ये बात सबको क्लियर हो गया? चलो अब इससे आगे देखते हैं क्या कहना चाहता है।
The centripetal force is provided by the force of attraction of Earth. If there were no such force, the moon would pursue a uniform straight line motion. ये आपको समझा दिया मैंने. अब आगे देखते हैं. It is seen that a falling apple is attracted towards the earth. Does the apple attract the earth? If we so, we do not see the earth moving towards the apple. Why? यानी बेटा क्या कह रहा है, जब कोई एप्पल गिर रहा है तो वो अट्रैक्ट उसको अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ उतना ही फोर्स है? ऐसा कभी देखा आप लोगों ने? नहीं देखा होगा. क्यों? क्योंकि बेटा फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू होता है ma. F इक्वल टू होता है ma. अब मेरे पास अर्थ का कुछ मास है और एप्पल का भी कुछ मास है. अब बताओ, एप्पल का जो मास है और अर्थ का मास है क्या सेम है? बिल्कुल नहीं. एप्पल का मास बहुत छोटा सा और अर्थ का मास बहुत बड़ा है. इतना बात समझ में आया? दोनों पे फोर्स क्या लग रहा है मेरे भाई? सेम लग रहा है. क्या लग रहा है? सेम लग रहा है. जब ये भी फोर्स सेम है और ये भी फोर्स सेम है और अर्थ का मास ज्यादा है तो अर्थ का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. हो जाएगा ना. और बेटा एप्पल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा. इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा एप्पल तुम्हें गिरता हुआ नजर आएगा लेकिन हमारा अर्थ गिरता हुआ अर्थ अटैक करते हुए नजर नहीं आएगा. इसका दूसरा एग्जांपल समझो. अगर बेटा मेरे पास एक ट्रेन है और मेरे पास एक कार है, दोनों आपस में ऐसे टकराए, दोनों 50 न्यूटन, ट्रेन ने भी 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और कार ने भी 50 न्यूटन का फोर्स लगाया. अब बताओ बेटा किसका मास ज्यादा है? ट्रेन का मास ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए. क्योंकि बेटा F इक्वल टू एम ए होता है. F इक्वल टू क्या होता है? एम ए. अब मेरे पास 50 न्यूटन है. अब अगर 50 न्यूटन और मेरे पास मास 10 kg है तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितना होगा? 5 होगा. ये बात समझ में आ गया. लेकिन अगर मेरे पास मास 1 kg है तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितना होगा? 50 होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ गया. यानी बेटा मास कम रहेगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो मास कम रहेगा और मास कम ज्यादा रहे तो एक्सेलरेशन क्या होगा मेरा? कम होगा. तो यही कहना चाहता हूँ बेटा, जब एक ट्रेन का और एक कार का टक्कर होगा तो आपको दिखाई देगा कि कार बहुत दूर जाके गिरा है और लेकिन ट्रेन में ज्यादा कोई असर नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि ट्रेन का मास क्या है? ज्यादा है. जिसका मास ज्यादा होता है उससे एक्सेलरेशन क्या होगा? कम. ये बात क्लियर हुआ? सिमिलरली जब बेटा अर्थ है और एप्पल है तो अर्थ का मास क्या है? बहुत ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? बहुत ही कम होगा. और एप्पल का मास क्या है? बहुत ही कम, तो एक्सेलरेशन क्या होगा उसका? बहुत ज्यादा. तो कौन तुम्हें गिरता हुआ दिखाई देगा? एप्पल गिरता हुआ दिखाई देगा. अब बताओ अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अर्थ पे, क्या उसका अर्थ से मास ज्यादा है? किसी का भी अर्थ से मास ज्यादा नहीं है. तो हमें अर्थ घूमता हुआ नजर इसलिए नहीं आता है. समझ में आ गया सबको? चलो अब आगे देखते हैं. According to the third law, the motion of the apple does attract the earth, but according to the second law, motion of a given force is inversely proportional to the mass of the object. The mass of an भी आपको मैंने समझा दिया है, आपको समझने वाली बात नहीं है. ठीक है. अब देखो बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स क्या कहता है? यूनिवर्सल लॉ कहता है, ध्यान समझना. ये कहता है बेटा इस दुनिया में मतलब इस पूरे संसार में, यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट कहीं भी होंगे जिसका कुछ मास होगा, जिनके बीच में कोई डिस्टेंस होगा. जैसे मैं 50 kg का हूँ, मान के चलो, पता नहीं कितने किलो का हूँ, और कोई ऑब्जेक्ट है जैसे ये बॉक्स है, इसका वेट कुछ 1 kg मान के चलते हैं. तो हम दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ना बेटा, वो जो फोर्स होगा हम दोनों के मास के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा. m1 इंटू m2. तो मेरा मास 50 और इसका मास 1 kg, तो 50 इंटू 1 फोर्स कितना हो गया बेटा? 50 न्यूटन हो गया. समझ में आ गया? क्लियर? अब देखो बेटा जो फोर्स होगा हम दोनों के बीच के डिस्टेंस का क्या होगा? इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. क्या होगा बेटा? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो F क्या हो गया? F प्रोपोर्शनल m1 m2 और F प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर. तो मैं दोनों को अगर मैं मिला देता हूँ, क्या मिला देता हूँ बेटा? दोनों को मिला देता हूँ यहाँ पे. तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर. और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन लगाओ. जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट जुड़ता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? k. क्या बोलते हैं? k. लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है? कैपिटल G. क्या लिया बेटा? कैपिटल G. कैपिटल G यहाँ पे क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है. दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट है A, इसका कुछ मास है. दूसरा ऑब्जेक्ट है B, इसका कुछ मास है. तो इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है. इन दोनों के बीच का कुछ क्या है बेटा? डिस्टेंस. तो इनके जो बीच में जो फोर्स लगेगा
जी इक्वल टू एम एम अपॉन में डी स्क्वायर, यानी कि m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये जो है ये तभी लगेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट में कुछ मास होगा जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। अब इसको दूसरे हिसाब से समझो बेटा। मेरे पास दो चुंबक रखे हैं, है ना, मैग्नेट रखे हैं। तो मैग्नेट का है कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अगर यहाँ ये पास पास में दो मैग्नेट रखे हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, तो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बेटा यहाँ पे यही है, अगर मेरा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डिस्टेंस मेरा कम हो रहा है तो फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? अब इससे आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि where g is a constant and of proportionality and is called universal gravitational constant by multiplying g, जो भी दे रखा है। यहाँ पे g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगर मुझे g का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से g क्या हो जाएगा, f इक्वल टू होता है g m m अपॉन में d स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे g का निकालना वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, f d स्क्वायर अपॉन में कैपिटल M और m। f का जो यूनिट होता है बेटा न्यूटन होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा, जी का यूनिट और जी का वैल्यू। ठीक है बेटा, अब जी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है कौन सा ऑब्जेक्ट का मास कितना है ना, अर्थ का मास कितना है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, तो जी का वैल्यू कितना सॉल्व करके आएगा, 6.67 10 के पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर केजी स्क्वायर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है। द ऐसा यूनिट ऑफ जी कैन बी ऑब्टेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का वैल्यू रखता हूँ मैं, डिस्टेंस का वैल्यू रखता हूँ और मास का वैल्यू रखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अब बेटा ये ध्यान समझो, न्यूटन चाचा ने तो सिर्फ फॉर्मूला दे दिया एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर, कहीं कहीं इसको आर भी लेते हैं डी भी लेते हैं, आपका मर्जी जो लेना हो। लेकिन यहाँ पे जो जी आया एफ इक्वल टू जी का वैल्यू किसने दिया बेटा, हेनरी कैवेंडिश ने दिया। किसने दिया है, हेनरी कैवेंडिश। यहाँ पे लिखा हुआ है हेनरी कैवेंडिश ने इसका जी का वैल्यू निकाला। इतना बात क्लियर हुआ? अब आगे देखो क्या कह रहा है। दिस लॉ universal in the sense that it is applicable to all the bodies whether body are big or small, whether they are celestial or terrestrial। यानी बेटा ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये सारे बॉडीज के लिए है, चाहे वो मेरा बॉडी छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे सेलेस्टियल हो चाहे टेरेस्ट्रियल हो, चाहे एक ही प्लेनेट पे हो चाहे अलग अलग प्लेनेट पे हो, कहीं भी हो, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ मास होना चाहिए और कुछ क्या होना चाहिए बेटा, डिस्टेंस होना चाहिए। अब अगला टॉपिक क्या कहता है, saying that f is inversely proportional to the square of d means, for example, if d gets bigger by a factor of 6 become f become 1/36 times। यानी बेटा पहले मेरा डिस्टेंस d था, अभी डिस्टेंस क्या हो गया 6d, तो 6d का स्क्वायर करो तो 36d स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, तो फोर्स मेरा क्या हो जाएगा 1/36 टाइम क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉलर हो जाएगा। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप लोग एग्जांपल्स खुद से पढ़ना, बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है, बस फॉर्मूले का वैल्यू रखना है और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यूनिवर्सल लॉ का क्या क्या यूज है ये देखते हैं हम लोग। बेटा यूज क्या है, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, यानी कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से क्या है, हम लोग अर्थ के चारों तरफ क्या हुए हैं, बंधे हुए, मतलब अर्थ से हम लोग जुड़े हुए हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, यानी कि जो मून है अर्थ के चारों चक्कर काट रही है, किसकी वजह से है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, यानी कि जो समुद्र में यानी कि ओशियन या सीज में जो पानी का लेवल कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। लेकिन करंट अफेयर्स का न्यूज़ क्या है बेटा, कि जो टाइड्स है ना इसकी वजह से अब नहीं आता है, ऐसा पहले था, अब ऐसा कुछ रीजन नहीं है। साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया है कि अब टाइड्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर। न्यूमेरिकल का जो टॉपिक रहेगा वो मैं अगले वीडियो में, या आप लोग बोलोगे कहोगे तो फिर मैं न्यूमेरिकल का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं, अभी पहले हम सिर्फ थ्योरी समझेंगे अच्छे से। फ्री फॉल, तो बच्चों हम देखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, कह रहा है टेक अ स्टोन, थ्रो इट्स अपवर्ड, इट रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन। यानी बेटा क्या कह रहा है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, फिर
एक हाइट पे जाके फिर क्या हो जाएगा, वो ऐसे हाइट पे गया, हाइट पे जाके फिर से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। इतना बात समझ में आया आप लोग को? ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट वेन एवर objects fall toward the earth under the force alone, we say that object are in free fall. Is there any force? तो क्या कह रहा है बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट मैं नीचे से ऊपर फेंकूं या ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या हो रहा है बेटा, फ्री फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, फ्री फॉल, यानी कि ये अर्थ के ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, खींचा हुआ नीचे नीचे की तरफ खींचते हुए आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी बेटा क्या जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो रहा है उसके वेलोसिटी में कुछ चेंज हो रहा है, देखते हैं। While falling, there is no change in the direction of motion of object, but due to the Earth's attraction, there will be change in the magnitude of velocity. Any change in velocity involves acceleration. Whenever an object falls toward the Earth, an acceleration is involved. This acceleration is due to the Earth gravitational force. Therefore, this acceleration is called acceleration due to gravitational force of the Earth. Acceleration due to gravity divided by g and जो भी दे रखा है। अब मेरे बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ बेटा कि जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है, फ्री फॉल की वजह से गिरता है, तो क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, क्या उसका वेलोसिटी चेंज होता है? तो अगर मैग्नीट्यूड तो उसका क्या रहता है बेटा, सेम रहता है, लेकिन जो वेलोसिटी का है हमेशा डायरेक्शन क्या रहता होता रहता है, चेंज होता रहता है। देयर विल चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, क्या कह रहा है कि डायरेक्शन तो जैसे मैं इस चीज को ऐसे ऊपर फेंक रहा हूँ तो नीचे एक ही डायरेक्शन पे गिर रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। किसका, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, है ना। आप ही ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें अभी कुछ वेलोसिटी नहीं है, लेकिन जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो किसी ना किसी वेलोसिटी से क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ गिरा, तो इसमें कुछ यानी कि वेलोसिटी का चेंजेस हुआ है। जो वेलोसिटी का चेंजेस होता है बेटा, क्या आता है हमारे पास, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें कुछ मास है और उसमें उस पर अगर मैं कोई फोर्स लगाऊंगा तो उसमें मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन निकल गया। इतना बात समझ में आ गया। तो न्यूटन ने बोला या जिसने बोला कि जो ये जो F इज इक्वल टू एम ए होता है, यहाँ पे एम ए की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, स्मॉल जी ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ बेटा, स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जी कैसे आया, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसमें एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जहाँ पे कोई फोर्स होगा और ऑब्जेक्ट में कुछ मास होगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को हमने क्या बोला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला। क्या बोला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका वैल्यू होता है बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, क्या दिया है, we know that from the second law of motion the force is the product of mass and acceleration, यानी कि F इक्वल टू क्या होता है, m में होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही जगह क्या ले लिया है बेटा, g ले लिया है, स्मॉल g। वो g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये बात समझ में आया कि F क्या है, m क्या है, g क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। फोर्स लग गया तो उसके पास ऑब्जेक्ट में कुछ मास भी होगा, तो जब बेटा फोर्स रहेगा उसमें कुछ मास है तो एक्सेलरेशन तो ऑब्वियस ही बात है अपने आप आ ही जाएगा। तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। ये किसके लिए है, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में रहेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब देखो बेटा मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है और मैं ऑब्जेक्ट को क्या फेंक रहा हूँ, ऊपर की तरफ, तो जितना भी जी होगा वो किस में आ जाएगा बेटा, माइनस में आएगा। ये बात समझ में आया। लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर है और ऊपर से मैं उसको नीचे फेंक रहा हूँ, ऐसे नीचे की तरफ फेंक रहा हूँ, जी किस में हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल समझो, अगर आप लोग को बोल दिया जाए कि 10 फ्लोर का एक कुछ भी है, अपार्टमेंट है, कुछ भी है, चलो, है ना, आपको सीढ़ियों से चढ़ के जाना है। तो जब आप सीढ़ियां चढ़ोगे, स्टेयर्स को चढ़ोगे, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा। क्यों, क्योंकि आप अर्थ से ऊपर जा रहे हो, यानी कि ग्रेविटी के अपोजिट में क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो आपके पैरों में दर्द बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी 10 माले के सीढ़ी से 10 माले की बिल्डिंग से जब नीचे उतर रहे हो तो आप आराम से बड़े मजे से उतर रहे हो। क्यों, क्योंकि इस बार ग्रेविटी भी किधर की तरफ वर्क कर रहा है, नीचे की तरफ, और आप भी किधर की तरफ आ रहे हो, नीचे की तरफ। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाए तो आप आराम से खींचे चले आ जाओगे। नहीं आओगे तो कभी प्रैक्टिस करके देख लेना, आराम से खींचे आ जाओगे। ठीक है,
तो अब हमें जी यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा और बस, देखो क्या दिया है बेटा, F इज इक्वल टू एम जी ले लिया इन्होंने, और F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है एम जी, और एक F इज इक्वल टू होता है जी एम अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों मेरे पास ये भी फोर्स और ये भी फोर्स है, दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर रखेंगे बेटा, तो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। जैसे जी का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, एम जी इज इक्वल टू जी एम से एम क्या होगा, कैंसिल, जी का वैल्यू आ गया जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे आप डी भी ले सकते हो और आर भी ले सकते हो। ये बात क्लियर हुआ, ये जी का वैल्यू आ गया। उसके बाद कह रहा है The Earth is not a perfect sphere. As the radius of Earth increase from the poles to equator, the g becomes greater and poles and hand will जो भी दे रखा है। अब ध्यान समझो मैं क्या बता रहा हूँ। ये मेरे पास एक अर्थ है, ठीक है, ये मेरे पास ये पोलर डिस्टेंस है और ये कौन सा है, इक्वेटोरियल डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस है 12,756 किलोमीटर, इसका डिस्टेंस है 12,712 किलोमीटर। ये बात समझ में आया, ये सब किलोमीटर्स में है। अब देखो तो बेटा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, पोलर डिस्टेंस है वो 712 है, और ये जो है 756 है, यानी कि इक्वेटोरियल डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, और पोलर डिस्टेंस क्या है मेरे पास, कम है। तो बताओ मेरे भाई, ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी कहाँ पे ज़्यादा लगेगा। अब देखो, ये तो मैंने डायग्राम बना दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो इससे आगे, जी का वैल्यू है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, यानी बेटा डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा मेरा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस मेरा कम हो तो ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो अभी हमने देखा पोल्स पे जो डिस्टेंस था मेरा कम था और इक्वेटर पर जो डिस्टेंस था वो क्या था, ज्यादा। तो पोल्स में हमारा जी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इक्वेटर पर मेरा जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। इतना बात समझ में आया, क्लियर, डन। अब आगे देखो, अब इन्होंने जी का वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है। अब जी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सबको पता है जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो आपको कैपिटल जी का वैल्यू पता है 6.7 × 10 की पावर -11। मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास कितना था, 6 × 10 की पावर 24 kg, और इसका डिस्टेंस कितना, रेडियस कितना था, 6400 किलोमीटर। उसको इन्होंने मीटर में कन्वर्ट करके निकाला, वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका वैल्यू है बेटा, ये जी का वैल्यू है। ठीक है, क्लियर हुआ छोटे जो वाले जी का वैल्यू। अब मैंने आपको ये बता दिया है, जब हम लोग अपर डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू माइनस में, और नीचे आएंगे तो जी का वैल्यू किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, जो मैंने आप लोगों को बताया वही है ये। ठीक है बेटा, अब देखो आप लोगों ने न्यूटन के 3 इक्वेशन पढ़े होंगे मोशन के। कौन सा, पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस के ए टी। सेकंड क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ टी स्क्वायर। तीसरा क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। ठीक है, ये कब है, जब हमारा ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, यानी कि बेटा स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर मेरा फ्री फॉल में है, यानी कि अपर डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में है, तब हम लोग कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस के जी टी। ये प्लस का जी टी कब आएगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा। इसको मैं प्लस माइनस लिख लेता हूँ, प्लस माइनस, प्लस मतलब क्या, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, और माइनस कब, जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। सेकंड फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये प्लस कब, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, और जब नीचे से ऊपर आता है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। और थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस के 2gh। क्या हो जाएगा बेटा, 2gh। सेकेंड वाले फॉर्मूले में जहाँ पे मैंने s लिया है ना, वहाँ पे h, आप लोग h ले लेना, h मतलब हाइट है। ठीक है, ये आपको तीनों इक्वेशन समझ में आ गया, बहुत आसान है। इन्हीं सब इक्वेशनों पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जरूर। तो कुछ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। सबको समझ में आ गया, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा क्या है, ये फ्री फॉल। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप लोग बता देना। ठीक है बेटा, अब हमें पढ़ना है मास।
एंड वेट। अब ये क्या होता है देखते हैं। वीडियो कितना लेंथी हो गया है, बहुत लेंथी हो गया। चलो फिर भी देखते हैं मास क्या होता है। तो आपके अंदर आपका कितना मास है ना, यानी कि कैसे बोलूं, आपके पास कितना वैल्यू, आपका वैल्यू कितना है, कितना आपका मास है, जिसकी वजह से आप क्या कहते हो, किस चीज को रोक सकते हो। इनर्शिया आपका कितना है ना। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, मेरे माइंड में नहीं आ रहा बात। We have learned the previous chapter the mass of an object is measure of the inertia. We have also learned the greater the mass, the greater is inertia. It remains the same measure the object on the moon. नहीं बेटा क्या कह रहा है कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि मास क्या होता है, इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। इनर्शिया क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसको कोई हिलाए डुलाए या मोशन से उसको रेस्ट में किया जाए, रेस्ट से उसको मोशन में किया जाए। इसलिए वो चाहता है कि मैं सेम पोजीशन पर रहूं। वो क्या कहलाता है बेटा, इनर्शिया। अब मेरे पास मैं हूं और मेरे पास एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है। मेरा मास है 50 केजी और पत्थर का वेट है 5000 केजी, यानी कि 5000 केजी है। तो बताओ बेटा किसको आराम से आप लोग हिला सकते हो, है ना। तो मुझे पढ़ के आपने खींच दिया, लेकिन क्या पत्थर को आप लोग उतने फोर्स लगा के खींच पाओगे, नहीं खींच पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है, ज्यादा। इनर्शिया ज्यादा है मतलब उसके पास मास क्या है, ज्यादा। जिसके पास मास ज्यादा होगा उसके पास इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब है बेटा उसके अंदर उसका जो पावर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये कह रहा है जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप अर्थ पे रहो, चाहे स्पेस में जाओ, चाहे मून पे जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, मास क्या रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। लेकिन बेटा वेट क्या होता है, वेट। अब वेट का जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू क्या होता है, mg। W इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, mg। जैसे हमने फोर्स इज इक्वल टू mg पढ़ा ना, वैसे W क्या होता है, mg। तो हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू m है, और हमें पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, mg। ठीक है बेटा, तो ये बात क्लियर हुआ आप लोग को। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, W से। यानी कि जो फोर्स है किसके इक्वल टू हो गया बेटा, W के। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, mg हो जाएगा ना। तो यहाँ पर W का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन आएगा। जो फोर्स का यूनिट है वही किसका हो जाएगा, यूनिट न्यूटन का। अब देखो बेटा mg, मास तो मेरा हर जगह इक्वल है, लेकिन g का वैल्यू पोल्स पे ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है, स्पेस में है ही नहीं। मून पे हमारा अर्थ का ग्रेविटी का 1/6 है, यानी कि वेट जो है वो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, जी पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल वाले जी पे। अगर जी बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, जी घटेगा तो वेट मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा ये बात क्लियर हुआ। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी कि मून पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होता है हमें ये पता करना है। अब देखो बेटा हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर चाहे d स्क्वायर, हमने ये पढ़ा है। तो मेरे पास एक अर्थ है और बेटा एक मून का मास और एक ऑब्जेक्ट का मास है, उनका डिस्टेंस कितना है, r स्क्वायर। ठीक है, ये तो क्या हो गया मून के लिए। लेकिन अगर मैं अर्थ पे हूँ तो अर्थ पे मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा, जी एम एम अपन में आर स्क्वायर बनेगा ना। अगर मैं दोनों को अर्थ का यहाँ पे रेडियस रख दूँ, मून का यहाँ पे रेडियस रख दूँ, मून का मास अर्थ का मास रख दूंगा, तो मेरे पास जो जी का वैल्यू आएगा ये आ रहा है, क्या आ रहा है, डब्ल्यू एम अपन में डब्ल्यू ई। डब्ल्यू एम मतलब वेट पे, वेट ऑफ द मून और वेट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ पे वेट कितना और मून पे वर्क कितना है, वो कितना आ रहा है 1/6। यानी कि यहाँ से डब्ल्यू एम जो हो जाएगा डब्ल्यू ई बाई 6, यानी कि अर्थ के वेट का कितना हो जाएगा 6 टाइम क्या हो जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया बेटा। तो अर्थ के वेट का 1/6 पार्ट हो जाएगा क्या, मून पे जो वेट होगा। ये क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मून पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 पार्ट है। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा वेट और मास में डिफरेंस। वेट हमारा 0 हो सकता है लेकिन मास हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट, यानी कि आप लोग बता सकते हो मास क्या होता है और वेट क्या होता है। व्हाई इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ, यानी कि मून पे जो वेट है 1/6 क्यों है, तो आप लोग बता दो क्यों है। क्योंकि बेटा अर्थ पे जो ग्रेविटी है और जो मून पे ग्रेविटी है उन दोनों में 1/6 का क्या होता है जी, अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 पार्ट होता है मून का ग्रेविटी, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, उसका वेट इतना हो जाएगा। ठीक है, चलो
इस वीडियो को भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। दूसरा पार्ट बेटा मैं कल अपलोड कर दूँगा इसका, थ्रस्ट और प्रेशर का और फ्लूइड्स वाला। ठीक है, चलो गुड लक बच्चों।